कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज अलोंग अ पीरियड फॉर एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा वेरिएशन डाउन अ ग्रुप। ठीक है, मतलब एक ग्रुप में नीचे जाने पे, जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए ग्रुप वन, अगर देखा जाए ग्रुप वन इज व्हाट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब ध्यान रखो, फ्रेंशियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। फ्रेंशियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जनरली हम लोग प्रॉपर्टीज स्टडी नहीं करते। ठीक है, आया समझ में? इसीलिए हम लोग सिर्फ कहां तक स्टडी करेंगे, कभी स्टडी करेंगे तो लिथियम से लेके सीजियम तक। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अगर मान लो आ जाए तो वो ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जनरली तुमसे नहीं पूछी जाती। ठीक है, बिकॉज इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है? उनका न्यूक्लियस क्या है? अनस्टेबल। तो अब ध्यान दो, अगर तुमसे बोला जाए ये तुम्हारे पीरियड 2 का एलिमेंट है, ये पीरियड 3 का एलिमेंट है, ये पीरियड 4 का एलिमेंट है, 5 है, ये पीरियड 6 का एलिमेंट, मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर पीरियड 2 का एलिमेंट है तो अगर मैं बोलूं इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट तुमसे बोला जाए तो तुमसे क्या होगा? इसमें दो ऑर्बिट होंगे। देखो 2 1 आता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में एक। इसमें 3 होंगे, 2 8 1। इसमें 4 ऑर्बिट्स होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 6 होंगे सिमिलरली। तो मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं कि ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज? बोला सकता है कि नहीं बोला जा सकता? अगर मैं ग्रुप में नीचे जाऊंगा तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, और हम लोगों ने पढ़ रखा था अगर नंबर ऑफ शेल्स एन की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। समझ में आया? क्लियर है? अगर एन की वैल्यू इंक्रीज हो, सॉरी, अगर एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख लो, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, on moving down a group number of shells increases, on moving down a group number of shells increases, hence atomic size increases down a group, hence atomic size increases down a group. ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दो। नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए तो अगर मैं इसी बेसिस पे ग्रुप वन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बताओ भाई ऑर्डर क्या आएगा? नीचे जाने पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। ग्रुप टू बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम क्या होता है तुम्हारा? रेडियो एक्टिव, इसलिए इसकी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज होगा। क्लियर है? अगर मान लो फ्रेंशियम लिख दिया जाए तो उसका भी इंक्रीज होता है। ठीक है, इधर रेडियम लिख दिया जाए तो उसका भी इंक्रीज होता है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी स्टडी नहीं की जाती। क्लियर है? वो रेगुलर ऑर्डर में ही फिट हो जाएंगे। आया समझ? वो रेगुलर ऑर्डर में ही क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ उनकी स्टडी करेंगे जो रेडियो एक्टिव नहीं है। क्लियर है? अब ग्रुप 13 की बात की जाए, ग्रुप 13 की बात की जाए, एस एंड पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक की अलग से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है? बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, एंडियम आता है, थैलियम आता है। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए था? ऑर्डर क्या आना चाहिए था? ये आना चाहिए था। आया समझ में? यहां देखो, गैलियम का ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, ये सिक्स्थ का। तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से क्या आना चाहिए था? ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या देखा जाता है? गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से क्या आता है? कम। एक्चुअल में क्या देखा जाता है? गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम आता है। कई जगह इक्वल टू लिखा रहता है क्योंकि जस्ट बराबर होते हैं, थोड़ा सा कम होता है तो कई जगह इक्वल टू और या लेस देन लिखा हो, दोनों चीजें सही है। लेकिन ध्यान रखो ये गलत है, ये सही है। देखो गैलियम लेस देन एल्यूमिनियम सही है, कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर टू एल्यूमिनियम, तो ये दोनों चीजें सही है।
ये क्या है, गलत है, ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है ये देखो, पहले ये दोनों ऑर्डर लिख लो, पहले ये दोनों ऑर्डर लिख लो, ये दोनों ऑर्डर लिखो, और उसके बाद हेडिंग डालो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद हेडिंग डालो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम लिख लो, क्या है हमारा प्रॉब्लम, क्या है जो हम लोग जिसका हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो क्या है। प्रॉब्लम लिखो, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13, the order of group 13 should be like this, should be like this, ये लिख लेना, the order of group 13 should be like this, that is atomic size of gallium should be greater than aluminium, that is atomic size of gallium should be greater than aluminium, but it is found that atomic size of gallium, ये लिख लेना, is less than equal to, ठीक है, कई जगह लेस देन, कई जस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि जस्ट 2 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं, 2 पिकोमीटर बहुत कम, 2 पिकोमीटर 2 × 10⁻12 मीटर, बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए कई जगह लेस देन लिखा रहता है, कई जगह तुम्हारा इक्वल टू, दोनों सही, ठीक है, आया समझ में। अब ये प्रॉब्लम है और इसका हमें सोल्यूशन देखना है, ठीक है, पहले प्रॉब्लम लिख ली, ठीक है। अब देखो क्या है, तुमसे बोला जाए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p1, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही। अब एक चीज यहां ध्यान दो, तुमसे ये बोला जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से पीरियड से शुरू होते हैं, तो पहला जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कौन सा होता है, स्कैंडियम 21, और जो पहली सीरीज होती है स्कैंडियम से लेके जिंक, स्कैंडियम 21 से जिंक 30, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, या इसको क्या भी बोलेंगे 3D सीरीज। 3D सीरीज इसलिए क्योंकि इसमें 3D इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, आया समझ में, इसको क्या बोलेंगे 3D सीरीज, ठीक है, क्योंकि इसमें 3D इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ये कौन से पीरियड में आती है, 4th पीरियड में आती है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक है 3D सीरीज, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पीरियड 4, ध्यान रखना ये 3D है लेकिन पीरियड कौन से शुरू हो रहा है, 4, कई बार तुम 3, क्यों, देखो एन डी का हमेशा n-1 होता है, तो कौन से पीरियड से शुरू हो रहा है, 4, बिकॉज हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसमें आएगा, 4s, s पे आएगा, इसलिए पीरियड 4 का। अच्छा साथ में ये भी ये पॉइंट लिखते जाओ, चलो स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट क्या होती है, इट्रियम से लेके आग में कूद कैडमियम तक, ये तुम्हारा 4D सीरीज है, 4D सीरीज ये कौन से पीरियड में है, 5th पीरियड में, और लैंथेनियम से लेके और Hg ये तुम्हारा पीरियड 6 में, दिस इज 5D सीरीज, दिस इज 5D, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, 6 तुम्हारा 7th वाली भी आएगी लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, पहले ये तीन लिखो, देखो 3D सीरीज मतलब ये पहली वाली स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, कौन से पीरियड में, 4th पीरियड में। 4D सीरीज पीरियड 5 में इट्रियम से लेके कैडमियम तक, और लैंथेनियम से लेके Hg तक, ये कौन सा 5D सीरीज, कौन से पीरियड में, 6 पीरियड में, ठीक है, ये लिख लो पहले तो, ठीक है, अलग से नोट बना के बॉक्स बना के लिख लेना, ठीक है, कई ऐसे पॉइंट्स आते जाएंगे साइड बाय साइड लिखते जाओ, ठीक है। तो ये इसको लिख लिया, अब वापस आओ जो लोग कहना चाह रहे थे, तुमसे क्या पूछा जा रहा था,
कि जो डी सीरीज है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो कहां से शुरू होते हैं? पीरियड 4 से। मतलब ध्यान दो, गैलियम के जस्ट पहले शुरू होंगे, गैलियम के पहले। एल्यूमिनियम के पहले तो क्या डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे नहीं? देखो एल्यूमिनियम के पहले यहाँ क्या आता है? बेरिलियम आता है और मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम के बाद कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए डायरेक्टली क्या आ जाता है? एल्यूमिनियम आ जाता है। तो मैं बोल सकता हूं जो पहले डी इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू होंगे दैट विल बी फ्रॉम पीरियड 4। फर्स्ट डी इलेक्ट्रॉन्स जो आना शुरू होंगे वो कौन से पीरियड से आना शुरू होंगे? पीरियड 4 से। अब एक चीज ध्यान दो, बोरॉन और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन्स या तो s में जा रहे थे या तो p में जा रहे थे। d में तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि पहले d इलेक्ट्रॉन्स कहां से आना शुरू होते हैं? पीरियड 4 से। लेकिन जब गैलियम में आए तो इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स किस में चले गए? d में। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स किस में चले गए? d में। अब एक चीज बताओ, तुम्हें सिग्मा का ऑर्डर बताया था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का ऑर्डर बताया था spdf में सबसे ज्यादा किसमें होता है? s, फिर p, फिर d, फिर f। स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो ऑर्डर है या शील्डिंग कांस्टेंट का जो ऑर्डर है दैट इज सबसे ज्यादा s, फिर p, फिर d, फिर f। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये बताओ, इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अगर दें, अगर ये d ऑर्बिटल ना होता, अगर d ऑर्बिटल ना होता, मैंने वैसे हाइपोथेटिकली अज्यूम कर दिया, d ऑर्बिटल ना होता, d सबशेल ना होता, तो ये किस में आते? s और p में। और s और p में अगर आते तो s और p का सिग्मा ज्यादा, और s और p का सिग्मा ज्यादा तो मैं बोलता हूं सिग्मा अगर बढ़ेगा तो z इफेक्टिव कम होता है। पॉइंट ध्यान से सुनते जाना, क्या बोला? अगर डी सबशेल ना होता तो ये किस में आते? s में आता या p में आता? s एंड p का सिग्मा ज्यादा, सिग्मा बढ़ेगा तो z इफेक्टिव कम होगा। लेकिन अब डी सबशेल आने की वजह से ये किस में आ रहे हैं? डी की वजह से किस में आने लगे? डी सबशेल में। और डी सबशेल का सिग्मा कम और जेड इफेक्टिव क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इतनी पॉइंट समझ में आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब ध्यान दो, तुमसे क्या बोला? डी सबशेल में शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? डी में इलेक्ट्रॉन्स जाने से डी की शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। और डी की शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि Z इफेक्टिव विल इंक्रीज। और Z इफेक्टिव अगर बढ़ जाएगा तो मतलब फिर से वही, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव अगर बढ़ गया तो क्या होगा? ये इसको अपने पास में रखेगा। पास में रखेगा मतलब साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? सुनो ध्यान से। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? कि ड्यू टू लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, या तो पहले इसको लिखो फिर मैं एक साथ लिखा हूं, इतना लिख लो, ये लिख लो, ये ठीक है। तो इसमें लिखो अब, in till third period till third period only s and p subshells are filled. Till third period only s and p subshells are filled. From period 4 first d series ब्रैकेट में 3d सीरीज, फर्स्ट d सीरीज ब्रैकेट में 3d सीरीज इज इंट्रोड्यूस्ड। hence electrons start going to the d orbitals. Full stop. d, फिर ये लिखना, सॉरी, फुल स्टॉप के बाद ये लिख लो ब्रैकेट में, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f। लिखो, since d has less screening effect
as compared to S and P, since D has less screening effect as compared to S and P, hence Z effective increases. Hence Z effective increases and size is found to be less than expected. Size is found to be less than expected. This is known as d orbital contraction और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से सिग्मा क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, और सिग्मा कम हो जा रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज रिड्यूस हो रहा है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और तुम्हारा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है. अब ध्यान दो, वापस प्रॉब्लम पे आओ. तुमसे क्या बोला गया, एल्यूमिनियम और गैलियम में जो ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है. ठीक है, दिस इज करेक्ट ऑर्डर. आना क्या चाहिए था, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसके हिसाब से क्या आना चाहिए था ये. ठीक है, ये क्यों आना चाहिए था, इसका हमने रीजन क्या बोला कि इसमें 3 शेल्स हैं, पीरियड 3 का है तो इसमें 3 शेल्स हैं, इसमें 4 शेल्स हैं. तो 4 शेल होने की वजह से इसका साइज क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था. सही बात है, लेकिन देखो, हाँ सही बात है, 4 शेल होने की वजह से इसका साइज ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन एक और फैक्टर साथ में क्या लग गया, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन. और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जितना थर्ड से फोर्थ आने में साइज बढ़ा, उससे ज्यादा डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो गया, कम हो गया. जैसे मान लो थर्ड से फोर्थ आने की में कितना बढ़ता, मान लो 10 पिकोमीटर साइज बढ़ता, मैंने ऐसे रैंडम ले लिया. थर्ड से फोर्थ आने में कितना साइज बढ़ता, 10 पिकोमीटर, एक शेल ने इंट्रोड्यूस होने की वजह से. तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन से वो कितना कम हो गया, 12 पिकोमीटर. वो कितना कम हो गया, 12 पिकोमीटर. तो नेट इफेक्ट देखोगे तो नेट इफेक्ट कितना आएगा, 10 माइनस 12 माइनस 2 पिकोमीटर. मतलब अब साइज गैलियम का एल्यूमिनियम से क्या आएगा, समझ में आया? एल्यूमिनियम से गैलियम जाने में शेल इंक्रीज किया, हाँ इंक्रीज किया. साइज बढ़ना चाहिए था, हाँ बढ़ना चाहिए था, लेकिन इससे जितना साइज बढ़ा उससे ज्यादा तुम्हारा डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से गैलियम का साइज अब क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम से क्या आ रहा है. समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, आया समझ में? अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये ध्यान देना, ये मैंने क्यों बोला ये ध्यान देना. तुमसे बोला जाए ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. कार्बन, इसका ऑर्डर क्या आता है, ऐसे आता है. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है. जो एक्सेप्शन आएगा उसको मैं अलग से पॉइंट आउट करूंगा, अदरवाइज तुम्हें एक्सेप्शन नहीं मानना. जैसे ग्रुप 13 में एक्सेप्शन आया तो मैंने अलग से उसका पॉइंट लिखा है. उसके अलावा जो भी ऑर्डर लिखना है वो नॉर्मल ऑर्डर से लिखना है. तो तुमसे बोला जाए ये पीरियड किसका है, 2 का, ये 3 का, ये 4 का. कार्बन का अगर लिखूं तो 1s2 2s2 2p2. सिलिकॉन का लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. जर्मेनियम का लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2. तुम बोलोगे भाई इसमें भी तो डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसमें भी डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लग रहा होगा. हाँ डी ऑर्बिटल में मैंने क्या बताया, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा.
तो इसमें भी डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो फिर इसमें क्यों नहीं जर्मेनियम का तुम्हारा टिन से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, सॉरी सिलिकॉन से क्या आ रहा है, कम। तो ये चीज ध्यान दो, ये चीज ध्यान दो। मैं दोनों चीजें लिख रहा हूं, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम, मेनली एल्यूमिनियम और गैलियम, और सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें क्या आया ये, इसमें क्या आया ये, देखो ध्यान से, दोनों में सारे देखो हमने फैक्टर्स कौन से पढ़े अभी, शेल वाला और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, इसके अलावा जेड इफेक्टिव ये सब। तो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर्स जो अभी हैं वो शेल और कॉन्ट्रैक्शन डी ऑर्बिटल। तो तुमसे क्या बोला जाए कि थर्ड से फोर्थ जाने में इसमें शेल बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। इसमें पीरियड थर्ड से फोर्थ जाने में क्या शेल बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। क्या इसमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, हाँ लगेगा। क्या इसमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, हाँ लगेगा। फैक्टर्स दोनों में दोनों वाले लग रहे हैं, दोनों में शेल इंक्रीज लग रहा है साइज, और दोनों में डिक्रीज इन साइज ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। बस क्या हुआ, इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा रहा, इंक्रीज इन साइज ड्यू टू शेल। इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा रहा, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अगर तुमसे ये लाइन बोलेगी क्या जर्मेनियम में डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, मैं बोलता हूं क्या जर्मेनियम में डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, एकदम गलत है। जर्मेनियम में भी डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, लेकिन उसमें डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज इन साइज ड्यू टू। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम के केस में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन साइज ड्यू टू। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना, ये पहले पूरा लिखना। ग्रुप 15 का जो एटॉमिक साइज, सॉरी ग्रुप 14 का जो एटॉमिक साइज ऑर्डर आता है वो ये आता है, और इसमें तुम लिखो मैं स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं, तुम्हें उसके आगे ट्रू फॉल्स लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन ग्रुप 13 ओनली d orbital contraction takes place and no increase due to shell takes place। ठीक है, तुमसे सेकेंड स्टेटमेंट बोला जाए, इन ग्रुप 14 only increase due to shell takes place but d orbital contraction do not take place। बताओ इन दोनों में कौन सा सही, दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों क्या है, गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड वाला नीचे लिख लो, इन बोथ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, इन बोथ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, in group 13 and group 14 both d orbital contraction and shell, both d orbital contraction and shell factors operate, both d orbital contraction and shell factor operate, full stop। in group 13 d orbital contraction dominates, in group 13 d orbital contraction dominates, while in group 14 shell size increase in size due to shell dominates, while in group 14 increase in size due to shell dominates। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है, ठीक है। अब ये एक और पॉइंट नीचे लिखो, अब एक और पॉइंट तुम्हें क्या ध्यान रखना है, हर किसी ग्रुप में हर एक फैक्टर लगेगा, हर किसी ग्रुप में हर एक फैक्टर लगेगा, ठीक है। बस ध्यान रखो जहां एक्सेप्शन आएगा वहां तुम्हें मैं अलग से चीज मैं लिखवा दूंगा, बाकी जगह तुम्हें नॉर्मल ऑर्डर फॉलो करना। नॉर्मल मतलब नॉर्मल जो पहले लिखवाया गया, मैंने सबसे पहले क्या लिखवाया था कि डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीजेस, और शेल की वजह से साइज इंक्रीज होना चाहिए।
तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, मतलब अगर मैं ग्रुप 1 का बोलूंगा तो ऑर्डर क्या आएगा ये। अगर तुमसे बोला जाए ग्रुप 2 का तो ऑर्डर क्या आएगा ये। ग्रुप 13 में मैंने अलग से एक्सेप्शन लगा दिया, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में मैंने क्या अलग से एक्सेप्शन लगा दिया, ये एक्सेप्शनल है। तो इसके लिए मैं अलग से रीजन दिया, मैंने क्या बोला इसका, अभी पूरा ऑर्डर नहीं लिख रहा हूं मैं, उससे कह रहा हूं कि बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम का क्या आ गया, ये आया, ठीक है। और ग्रुप 14, अब एक एक्सेप्शन है बाकी कहीं एक्सेप्शन नहीं है, ग्रुप 14 हो गया, ग्रुप 15 हो गया, तो इसमें क्या आएगा, ये ऑर्डर आएगा। 15 का ऑर्डर लिखना है तो ये आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बाकी तुम्हें कहीं भी एक्सेप्शन नहीं देखना है, तुम्हें जहां एक्सेप्शन स्पेसिफिकली लिखवाया जा रहा है उनके लिए अलग से ध्यान रखना, बाकी हर में क्या लगाओगे, नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है। तो पॉइंट लिख लेना, फॉर एक्सेप्शंस learn separately, for exceptions learn separately, for all other cases, for all other cases follow the normal order, follow the normal order, ठीक है। समझ में आया, जो एक्सेप्शन है उनको मैं अलग से लिखवा दूंगा, और बाकियों के लिए तुम्हें क्या देखना है, नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है।